स्टूडेंट्स, हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले वीडियो में, कि कूलाम का नियम क्या होता है, और कूलाम के नियम में हमने अपसैलम जीरो यानी निर्वात की विद्युतशीलता और परावैद्युत स्थिरांक के की वैल्यू हमने देखी थी, के का मात्रक हमने देखा था, और निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक हमने देखा था। इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहले मैं 1 मिनट में आपकी थियरी में कुछ चीज़ें कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं बोर्ड पर आऊँगा न्यूमेरिकल वाली वैल्यू पे, डेरिवेशन पे। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमने अभी पढ़ा था कि अगर दो आवेश होते हैं तो उनके बीच में बल लगता है, और ये बल किन पर डिपेंड करता है, आपका F बराबर के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर से के किन पर डिपेंड करता है, बल पर। दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है, दोनों आवेशों पर डिपेंड करता है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। अब मैं ये बताना चाहूँगा एक चीज़ और, किस पर डिपेंड करता है, माध्यम पर। तो ये बोला जा रहा है, यानी अगर माध्यम बदलेगा तो के की वैल्यू क्या होगी, बदलेगी। यानी कि अगर के के बीच में या तो निर्वात हो या तो कोई माध्यम हो, तो जो पाया गया है वो ऐसा पाया गया है कि अगर मान लीजिए बीच का माध्यम कोई सुचालक पदार्थ हो, क्या हो, सुचालक पदार्थ। सुचालक क्या होता है, सुचालक का मतलब होता है कि जिसमें विद्युत आसानी से दौड़े। अब मैं कह रहा हूँ ना, मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, समझ में आने वाला टर्म पढ़ाऊंगा। इन दोनों के बीच का जो माध्यम है, इन दोनों के बीच में हवा नहीं है, हवा नहीं है, कोई दूसरा माध्यम है। तो जब दूसरा माध्यम होगा और वो सुचालक होगा, यानी कि जिसमें विद्युत दौड़े, तब इस समय जो बल का मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। जो दूसरा, अगर इनके बीच में कोई भी माध्यम कुचालक हो, क्या हो, कुचालक। कुचालक का मतलब होता है कि जिसमें विद्युत ना दौड़े, करंट ना दौड़े। ठीक है। तो यहाँ पर जो बल F का जो मान होता है ना, वो होता है इनसे कम। मतलब ये जो आ रहा है इस पे जो आएगा, यानी कि जो निर्वात में जो माध्यम आता है इससे क्या होता है, कम होता है। ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने ऐसा किया कि मान लिया हमने कि दो आवेश हैं, कोई Q1 है और Q2 है, वही दोनों आवेश एक बार कहाँ रखे जा रहे हैं, निर्वात में, और एक बार रखे जा रहे हैं किसी माध्यम में। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं, एक फार्मूला हमारा होता है, जो अपेक्षिक विद्युतशीलता होती है वो होती क्या है, पहले इस चीज को समझो। हम ये कह रहे हैं कि जो बल है, सबसे ज्यादा बल आवेशों के बीच में कहाँ लगता है, निर्वात में या वायु में। तो हम ये कह रहे हैं, सपोज, बस हम बता रहे हैं एक एग्जांपल के लिए कि हमने क्या किया, मान लीजिए 4, जो बल का मान आया 4 यूनिट आया या 4 न्यूटन आया, कहाँ पर, निर्वात में। इतना आएगा नहीं कभी, बस मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है। 4 यूनिट आ रहा है, और हम कहें कि कोई माध्यम है। ठीक है। जो माध्यम है वहां पर जो बल है हमारा, उस बल का मान आ रहा है 2। ठीक है ना, उस बल का कितना मान आ रहा है, 2। तो मैं अगर पूछूं कि इस निर्वात में जो बल 4 यूनिट है वो इस माध्यम से कितने गुना है, तो आप बोलोगे कि 2 गुना है। तभी तो 2 दूना 4 होगा, 2 गुना है। इसका ये मतलब हम फार्मूला एक बना लेते हैं इसी वाले टर्म से। यहाँ से हम एक फार्मूला बना लेते हैं कि जो अपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक जो होता है, इसको हम जो है प्रदर्शित जो करते हैं अपसैलन R से करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अपसैलन 0 का मतलब क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। अगर हम यहाँ पर अपसैलन कर दें या अपसैलन नियम कर दें तो ये निर्वात नहीं होगा। हमने कहा जब निर्वात रहेगा तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है। तो हमने कहा कि अपेक्षिक विद्युतशीलता अपसैलन R होता क्या है, जो बल का मान होता है, बल का मान कहाँ, निर्वात में। ठीक है। निर्वात में बल का मान कहाँ, निर्वात में। हमने बल के मान जो निर्वात में है ना, उसको मान लीजिए हमने लिख दिया F0। निर्वात के नाते हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, या F ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पहचानना है। ठीक है। उसके बाद बल का जो मान होगा, बल का मान जो होगा वो क्या, माध्यम में। मैं ये कह रहा हूँ, चीज़ें धीरे धीरे समझाऊंगा बट समझ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, FM, मतलब फोर्स मीडियम में, किसी माध्यम में। ठीक है।
अब ये देखो, अगर मान लो हमको कहीं से ये पता चल जाए, F0 पता चल जाए, FM पता चल जाए, F0 हमारा 16 आ जाए, FM हमारा 2 आ जाए, तो पता चल जाएगा कि जो माध्यम में जो बल आ रहा है ना, वो इस बल का 1/8 है, अथवा ये हम कहेंगे कि जो निर्वात में जो बल का मान आ रहा है इस माध्यम में बल के मान से कितना गुना है, 8 गुना है। 2 से 16 8 गुना ही तो ज़्यादा है। और मैंने कहा हमेशा निर्वात में जो बल की वैल्यू आएगी, बल का जो मान आएगा वो कितना होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और निर्वात में आपको मैं बता दूं, याद भी रखिएगा कि निर्वात में जो बल का मान आता है वो आता है कितना, 1 आता है। निर्वात में जो बल की वैल्यू आती है 1 आती है। पहले हम यहाँ पे फार्मूले जो डिराइव करते हैं, तो मान लीजिए हमने माना कि 2 आवेश हैं, क्या हैं, 2 आवेश हैं Q1 और एक जो आवेश है Q2, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, R। इसी को एक बार हम क्या कर रहे हैं, किसी माध्यम में रख रहे हैं। जब कहाँ पर हो, जब माध्यम में, जब माध्यम में हो, ये दोनों कहाँ पर रखे हो, जब माध्यम में रखे हो। एक चीज देखिएगा, तो जो हम अगर बल का मान निकाल लेंगे, बल माध्यम हम लिख दे रहे हैं F मीडियम, F मीडियम, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनका जो मान निकाला, तो ये कितना आया हमारा, जो बल का मान हम जो निकालेंगे जब माध्यम में हो, तो इस समय फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, 1/4 पाई अपसाइलन। हम 0 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 0 क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपसाइलन 0 हमेशा निर्वात के लिए यूज होता है। हमने यहाँ पर क्या लिखा, अपसाइलन। अब जो आपको हमने फार्मूला बताया था ना कि K बराबर, और सॉरी F बराबर K और Q1 Q2 अपन R², इसको आप सही यही रहेगा कि कुछ टाइम के लिए जो है इग्नोर कर दो। K की जगह हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। निर्वात है तो एप्सिलॉन 0, निर्वात नहीं है तो एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपान R², ये हमने कर लिया समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे कि जब यही दोनों कहाँ रखे हो, जब निर्वात में हो, यानी यही जो Q1 और Q2 है, जो अगर ये दोनों निर्वात में हो तब हमारा जो F होगा, हम 0 से हमने बताया कि निर्वात में जो बल का मान है हमने 0 लिखा है, चाहे F लिख दो। देखो दोनों में अंतर होना चाहिए, दोनों को अगर हम F लिख देते तो भी दिक्कत हो जाती, तो हमने इसको F0 कर दिया। अब F0 की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई। अब जरा ध्यान दो, हमने कहा F0 का निर्वात में, तो चूंकि ये निर्वात की बात हो रही है ना, तो निर्वात में जो विद्युतशीलता होती है हम उसको क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ध्यान देना एक चीज, ये निर्वात में नहीं है तो हमने 0 नहीं लगाया, ये निर्वात में है तो हमने क्या लगाया, 0। और यहाँ पर फार्मूला तो वही है Q1 Q2 अपान R²। एक चीज और आप लोग जान दो, इसको हम बना लें समीकरण नंबर 2। यही दोनों आवेश बार बार, एक बार माध्यम में उठा के रख दिए गए हैं और एक बार कहाँ रख दिए गए हैं, आवेश को एयर में। तो दोनों में ये देखा जा रहा है कि किस में ज़्यादा लगेगा, यही देखा जा रहा है। ऑलरेडी हमको पता भी है कि ये जो है निर्वात में जो बल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़्यादा आती है कुचालक और सुचालक माध्यम की अपेक्षा। सुचालक में हमेशा कितना आएगा, F की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 वहाँ पे। तो एक चीज़ देखो, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भाग दे देंगे। दोनों को भाग देने का ये मतलब है कि जो समीकरण नंबर 2 है ना, उसमें हम भाग दे देंगे समीकरण नंबर 1 से। क्यों 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 देंगे, देखो ये भी देखो, यहाँ पर क्या F0, यहाँ पर क्या FM, यहाँ पर हमको F0 अपान FM निकालना है, ना कि FM अपान F0। F0 हमको ऊपर चाहिए, यानी 2 में हमको 1 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि जो समीकरण नंबर 2 होगा हम उसमें भाग देंगे समीकरण नंबर 1 से। और इसको हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन R बराबर F0। F0 की वैल्यू कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर आया Q1 Q2 अपान R², ठीक है। और अपान में क्या है, एप्सिलॉन R बराबर F0 अपान FM। FM की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे अपान करके, 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे देखो बस एप्सिलॉन है, Q1 Q2 अपान R²। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R², ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब ये देखो, ये दोनों में ये पाई
4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे। एक चीज़ देखो, ये एप्सिलॉन 0 है, ये एप्सिलॉन है, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। ये Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर एप्सिलॉन R बराबर किसके आया यहाँ पे, एक चीज़ देखो, ये एप्सिलॉन क्या है, नीचे है, मतलब क्या बचा पहले एक बार आप देख लो, 1/एप्सिलॉन 0/1/एप्सिलॉन। अब हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन 0। ये जो दो नीचे होते हैं ऊपर जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, मतलब नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो एक इसमें क्या है, ऊपर नीचे हो जाएगा और ये वाला ऊपर हो जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन R जो होगा वो बराबर होगा, देखो एप्सिलॉन ऊपर और एप्सिलॉन 0 क्या हो गया नीचे, और ये एप्सिलॉन R हमने शुरू में यहाँ से लिखा था, क्या होता है F0/Fm। यानी कि ये जो फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक चीज़ देखो, एप्सिलॉन 0 क्या होता है, एप्सिलॉन 0 होता है F0/Fm। मतलब ये कि किसी माध्यम में जो लगने वाला बल है वो निर्वात में लगने वाले माध्यम की अपेक्षा कितना कम है, अथवा जो बल निर्वात में लग रहा है वो किसी माध्यम में लगने वाले बल से कितना ज़्यादा है। तो ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम इसको ज़रा डिटेल हम इसका ना फील लेते हैं। फील का मतलब ये हुआ कि इसको हम डिटेल समझते हैं कि है क्या चीज़, अच्छे से समझेंगे। हमने कहा ना टाइम लगेगा ज़्यादा, बट चीज़ों को आगे समझ कर ही बढ़ेंगे। और मैं जहाँ पर बात करूँ ऐसी चीज़ें आपको लगे टाइम बर्बाद हो रहा है, तुरंत स्पीड बढ़ा करके वहाँ पे आगे बढ़ जाया करो, भगा करके आगे बढ़ जाया करो, फॉरवर्ड करके, जैसे मन करे, वो आपकी स्थिति है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, हमारा जो फार्मूला आया ये आया एप्सिलॉन 0 बराबर एप्सिलॉन R बराबर F0/Fm। ये जो हमारा फार्मूला ये तो हमको पता था, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, इसको इस एप्सिलॉन R को एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0 में हमने कन्वर्ट कर दिया। पहले इसका मतलब समझेंगे हम पहले, उसके बाद आगे जाएंगे। फिर हमने बस फार्मूला याद कर लो कि हमने क्या किया, एप्सिलॉन R जो बराबर आया F0/Fm। हमने कहा बस यही है कि ये जो Q1 Q2 रखे हैं, अगर F0 का मतलब निर्वात में कितना बल लगा रहे हैं, ये जो Q1 है एंड ये जो Q2 है, इनके बीच की जो दूरी R है, हम ये कह रहे हैं इनको उठा करके, सपोज मान लो हमने रख दिया, एक बार कहाँ पर रख दिया हमने, हवा में, निर्वात में, इनके बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, इनके बीच में कुछ नहीं है तो F0 आएगा क्योंकि निर्वात की बात हो रही है। और इनको हम सेम यही उठा करके हमने मान लीजिए यहाँ पर हवा में ना रख करके किसी और माध्यम में रख दिया हमने, ठीक है, सुचालक में रख दिया। सुचालक का मतलब मान लो हमने पानी में रख दिया, एक बात की, ठीक है। तो हम क्या करें, अब यहाँ पर जो होगा बल का मान क्या होगा, कम लगेगा, ठीक है, बल का मान कम, हमेशा निर्वात में ही ज़्यादा होगा, यहाँ पर बल का मान क्या होगा, कम होगा। तो मतलब ये यहाँ पर हमारा मिला F0, यहाँ पर मिला Fm, तो हमेशा F0 की वैल्यू Fm से क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। यानी Fm से F0 कितना गुना अधिक है, वही हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन R होगा। ज़रा समझो, अब इस पर मान लो F0 की वैल्यू सपोज मान लो 8 आई है, 8 न्यूटन बल है ना, तो बल का मात्रा क्या होगा, न्यूटन। और Fm मान लो इसका जो आ गया हमारा 2 न्यूटन, कभी इतना नहीं आएगा। F0 मैंने कहा कि क्या होता है, निर्वात में जो बल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमने कहा कि 8 न्यूटन F0 की वैल्यू, तो इस फार्मूले में अगर हम रखें एप्सिलॉन R में, तो F0 कितना है, 8 है, Fm कितना है, 2 है, तो इन दोनों का कट के कितना आया, 4। अब एक चीज जरा ये समझो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एप्सिलॉन R 4 अगर कहीं लिखा हो तो सीधा बोल दो, ठीक है, कि जो माध्यम है इसमें जो हमारी आ रही है क्या चीज, इसमें जो बल लगेगा ना, इसके 4 गुना कहाँ पर लगेगा, निर्वात में लगेगा। या बोल सकते हैं उल्टा, कि जितना बल निर्वात में लगता है उसके चौथे हिस्से का बल कहाँ पर लगेगा, उस माध्यम में।
सेम चीज़ें वही है। जो बल यहाँ लग रहा है उसके 4 गुना बल F0 क्या है लग रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, निर्वात में। समझ में आ रही है। तो आप लोग यहाँ से नोट भी चाहो तो लिख सकते हो। नोट का ये मतलब है, नोट इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बनाना, 2 नोट होने चाहिए। यही कि माध्यम अगर सुचालक हो तो बल का मान क्या होता है उस टाइम में 0 होता है। ठीक है, बल का मान क्या होता है 0 होता है। मतलब ये कि जो बल होता है ना, अगर क्या हो सुचालक, तो उस समय क्या हो जाएगा, बल का मान क्या होगा 0, माध्यम के क्या होने पर, सुचालक होने पर। और एक होता है क्या, निर्वात में जो बल का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब जो हम देखेंगे स्टूडेंट्स, कूलाम बल का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण का क्या मतलब कि किसी भी बल को दिखाने के लिए बल का परिमाण चाहिए और बल की क्या चाहिए, दिशा चाहिए। तो हम सदिश निरूपण का मतलब कि उसको हम दिशा के साथ में निरूपित करेंगे, दिखाएंगे, तो वही सदिश निरूपण हो जाएगा। और किसी भी जो राशि होती है सदिश राशि, हमने आपको बताया यहाँ पर बल की बात होती है, तो वेक्टर एफ को हम तो दिखाने के लिए क्या क्या चाहिए, एफ का हमको क्या क्या चाहिए, परिमाण चाहिए। यानी हमको ये जो बल है इस बल का क्या चाहिए, हमको परिमाण चाहिए और क्या चाहिए, इसकी दिशा चाहिए। यानी कि जो वेक्टर एफ है इसको दिखाने के लिए हमको इस वेक्टर का परिमाण को हमने कहा था हमेशा मोड में दिखा सकते हैं, और कि दिशा के लिए हमेशा किसी भी चीज़ की दिशा दिखानी हो, किसी भी चीज़ की दिशा हमेशा याद कर लो कि हम उसका ऊपर कैप लगा देंगे तो पता चल जाएगा ये क्या है, उसका एकांक सदिश है। कैप का मतलब एकांक सदिश जो उसकी क्या दिखा रहा है, दिशा दिखा रहा है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पर एक हम यहाँ पर बनाते हैं फिगर। इस फिगर को ज़रा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इस फिगर को हमने मान लीजिए यहाँ पर एक लिया, हमने कोई आवेश ले लिया, हमने ऐसा लिया Q1 किए, और यहाँ पर हमने एक आवेश ले लिया, कुछ ऐसा टर्म ले लिया हमने Q2। हम जानबूझ के दूर लिखे हैं ताकि बनाने में आसानी है, देखने में आपको। तो हमने मान लो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों कैसे हैं, प्लस प्लस हैं, मतलब दोनों सेम आवेश हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो मान लो अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो ये जो होगा इन दोनों में, जरा ध्यान दो, ये जो होगा इसको इधर धक्का देगा, ये जो Q1 होगा Q2 को इधर धक्का देगा, और जो Q2 होगा ये Q1 को जो होगा इधर धक्का देगा। ठीक है ना। अब एक चीज देखो, ये Q1 कहाँ पर है, मैंने कहा था किसी भी चीज की स्थिति दिखाने के लिए कि वो कहाँ पर है, हम क्या करते हैं, मूल बिंदु जो होता है यहाँ पर O, इस मूल बिंदु से हम क्या ले लेते हैं, इसका एक स्थिति सदिश ले लेते हैं। मान लिया हमने, वो स्थिति सदिश कितना है, R1। Q1 के लिए स्थिति सदिश R1, और Q2 के लिए ऐसे ही हम स्थिति सदिश, ये टेढ़ा क्यों हो जाता है जी बार बार, ये टेढ़ा हो जा रहा है बार बार, देखो R2, इस Q2 के लिए स्थिति सदिश क्या हो गया, R2, और Q1 के लिए R1। अब एक चीज़ और देखो, हम जरा इसको एक चीज़ देखो, ये Q1 O के सापेक्ष R1 हमने स्थिति सदिश दिखा दिया, Q2 इस O के सापेक्ष R2 स्थिति सदिश दिखा दिया। लेकिन अगर Q1 को Q2 के सापेक्ष देखा जाए तो इनकी स्थिति सदिश मान लीजिए क्या होगी। देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की स्थिति सदिश के लिए पहले तो आप इसको आप मिला दो इस चीज को। ठीक है, पहले एक काम देखो, ये जो Q2 है इस पर एक बल लगेगा, क्या बल लगेगा, F2। अरे ये जो प्लस है इसको धक्का देगा ऐसे की तरफ, ऐसे होंगे बल, ऐसे बल हैं, तो ये दोनों एक रेखा में तो होते हैं। मैंने बताया है कि रेखा के अनुदिश होती है, जो बल की दिशा होती है रेखा के अनुदिश होती है। तो ये जो Q1 Q2 पर बल लगाएगा, हमने मान लिया इसको F2 है, F2 किसके नाते लग रहा है, 1 के नाते। ऐसे ही इस पर एक बल लगेगा F1, Q1 पर बल लगेगा 1, F1 किसके नाते, 2 के नाते। अब इनके बीच की स्थिति सदिश हम ले लेते हैं। ठीक है, स्थिति सदिश का मतलब क्या हो जाएगा, इस Q2 की अगर हम स्थिति सदिश निकालेंगे ऐसे, ठीक है, इस Q2 का अगर हम ये Q2 जरा ध्यान दो, ये जो Q2 है ये Q1 से इतनी दूरी पर है, तो हम यहाँ पर एक स्थिति सदिश ले लेंगे कुछ इस तरीके का कि R21, मतलब ये पता चलेगा कि 2 वाले की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। ऐसे ही हम एक स्थिति सदिश इधर ले लेंगे। ठीक है, इसका हमने नाम लग दिया R12, मतलब ये कि पहले वाले की
स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, 2 के। अब इसको हम समझा रहे हैं कि हम सापेक्ष सापेक्ष बोल रहे हैं क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई ए नाम का लड़का है, कोई बी नाम का लड़का है, ठीक है। ये जो लड़का है यहाँ पर कुछ ऐसे खड़ा है बड़ा, ये दोनों के ना, दोनों बड़े खड़े हैं, आपस में इन दोनों के 2 मीटर की दूरी है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है, तीसरा लड़का है, मान लीजिए इसका नाम हमने सी रख दिया, ये बेचारा बड़ा उदास है, अकेले खड़ा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों से एक लाइन खींचो, आप ऐसे खींच लो, मान लिया ये 2 मीटर नहीं, यहाँ पे मान लो ये 3 मीटर की दूरी पर है सी से, और ये जो है ना 4 मीटर की दूरी पर है। मतलब समझो आप इस चीज को, ये जो होगा स्थिति सदिश, इसके सापेक्ष इस ए का स्थिति सदिश कितना होगा, 3 मीटर, क्योंकि ये स्थिति बता रहा है, ठीक है। इस बी का इसके सापेक्ष स्थिति सदिश कितना होगा, 4 मीटर, क्योंकि ये इसकी स्थिति बता रहा है। हमने यहाँ पे 3 4 नहीं लिखा क्योंकि हमको पता नहीं है, तो हमने मान लिया R1 और R2, इन दोनों का हो गया, इन दोनों से समझ में आई। अब ये देखो ये वाली क्या चीज़ है, हम ये कहें कि यहाँ पर जो है, आप चुप जरा ध्यान दो, ये जो है ए और बी, ये दोनों आपस में इनकी स्थिति बताइए, तो क्या बोलेंगे, ए बी से 2 मीटर पर है और बी ए से 2 मीटर पर है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी तो वही होगी, जो इसके बीच की दूरी या इनके बीच की दूरी, बात वही पड़ेगी। तो वही हमने किया है कि इनके बीच की स्थिति सदिश के लिए, इनके बीच की स्थिति सदिश के लिए हमने बस एक नाम दे दिया है कि जब हम Q2 की स्थिति सदिश ले रहे हैं तो R2 लिख रहे हैं, और जब हमने Q1 की स्थिति सदिश लिया तो R1 लिख रहे हैं। लेकिन Q2 की स्थिति सदिश हम ले रहे हैं R2 किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, तो R21 लिख दे रहे हैं, F21 की दिशा में R21, ठीक है। ऐसे ही F12 की दिशा में R12। अब हम क्या करेंगे, इन सभी टर्मों को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, और ना चाहो तो ना लिख सकते हो, लिख लोगे तो बेटर रहेगा। आप सभी चीज़ों को जरा देख लो। एक काम और करते हैं, ये बताओ दिशा दिखाने के लिए क्या जरूरत होती है, एकांक सदिश की। हम ये कह रहे हैं एकांक सदिश की दिशा बताने के लिए, जैसे हमने ये कहा कि ये जो है और ये जो है, इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, स्थिति सदिश हमने लगाया, तो वो तो बता दिया स्थिति सदिश है। लेकिन अब स्थिति सदिश की दिशा किधर है, इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर एक एकांक कैप लगा देते। किसी भी चीज़ का याद कर लो आप लोग, किसी भी चीज़ की स्थिति बताने के लिए स्थिति सदिश, और उसकी दिशा बताने के लिए एकांक सदिश। जहाँ एकांक सदिश यूनिट वेक्टर लगा वहाँ पता चल जाएगा उसकी दिशा। तो हमने ये कहा, जैसे ऐसे समझो, जरा सा एक और एग्जांपल लो। हम ये कह रहे हैं कि अब वो मुझसे 2 मीटर दूर है, इस साइड में, मेरे दाएं हाथ के साइड में। मैंने अभी बोला 2 मीटर दूर है, अब पता नहीं वो 2 मीटर दूर मुझसे ऊपर है कि दाएं है कि बाएं है कि आगे है कि पीछे है, लेकिन मैंने बोल दिया कि मेरे दाएं साइड में है, तो वो क्या पता चल गया, उसकी दिशा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो स्थिति बता रहा है, 2 मीटर बता रहा है, वो स्थिति सदिश है। लेकिन इस स्थिति सदिश की जब हम दिशा बताएंगे और बोलेंगे दाएं, तो ये जो दाएं हुआ ना, ये यूनिट वेक्टर हुआ, एकांक वेक्टर। तो ये जो हुआ एकांक वेक्टर, ये स्थिति सदिश 2 मीटर की भी दिशा बता रहा है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि R21 R12 हमारी स्थिति सदिश है, लेकिन अगर हम इनका कैप ले लेंगे तो कैप लेने से पता चल जाएगा कि R12 इस दिशा में है या R21 इस दिशा में है। तो हमने क्या किया, इन दोनों का भी कैप ले लेंगे। कैप क्या बताएंगे, उनका एकांक सदिश। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि F12 क्या है, F12 क्या है, Q1 पर देखो, F12 Q1 पर, सबको डिटेल में लिखेंगे। Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल हम लिखेंगे किसके कारण, Q1 पर किसके कारण लगेगा, Q2 के कारण, Q2 के कारण। मैं कह रहा हूं लिखने वाली स्पीड आप बढ़ा लो। अगर F21 रहे तो हम इसको क्या बोलेंगे, F21 कौन सा, ये है, तो हम क्या लिखेंगे कि Q2 पर लगने वाला, Q2 पर लगने वाला बल, ठीक है, Q1 के कारण। ऐसे ही अगर हम R12 लिखें, R12 लिखें, तो R12 का मतलब क्या होगा, R12 का मतलब क्या होगा, R12 देखो यही है ना R12, तो हम क्या लिखेंगे इसको, Q1 का स्थिति सदिश, Q1 का स्थिति सदिश, Q1 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, जरा ध्यान दो,
Q1 का स्थिति सदिश R1 किसके सापेक्ष, Q2 के, ठीक है, Q2 के सापेक्ष। फिर से अगर हम R21 लिख दें तो अब इसको हम क्या लिख देंगे कि Q2 का स्थिति सदिश किसके, Q1 के सापेक्ष। ऐसे अगर R1 R2 को तो आप लिख सकते हो, R1 क्या है, Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदुओं के सापेक्ष, और R2 क्या है, Q2 का स्थिति सदिश O के सापेक्ष। अब हम क्या करते हैं, बस इसी को लिख देना है हमको। अब हम क्या करेंगे, ये जो बल है, कौन सा बल, F12 F21, इन दोनों का हम परिमाण लिखेंगे। तो हम लिखेंगे जो बल F12 है, बल F12 बराबर, बल बराबर क्या क्या चाहिए, बल का परिमाण और दिशा, किसके नियम से, हम कूलाम का नियम के, देखो ये F12 है, Q1 है, Q2 है, तो इस बल की दिशा अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। हम हमेशा निर्वात की बात करेंगे, जो भी, एक चीज देखो मैं बताना भूल गया था, हमेशा कोई भी हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला कोई भी डिराइव करेंगे, हमेशा हम निर्वात की बात करेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और उसके बाद क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R²। एक चीज बात करो, F12 की स्थिति बता रहा है R12, इनके बीच की F12 की स्थिति क्या बता रहा है, R12। अरे ये जो Q1 है, Q2 है, इनके बीच की दूरी हम लेना चाह रहे हैं, बीच यही तो होता है इनके बीच की दूरी का वर्ग। तो इनके और इनके बीच की दूरी Q1 के लिए हम जब लेंगे, F12 के लिए लेंगे, बल के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R12, 12 तो ये भी 12, ये 21 तो इसका भी 21 लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R12, वेक्टर R12, और यहाँ पर हमने क्या किया, बल का परिमाण हो गया, यह क्या हुआ, बल का परिमाण। और बल की दिशा के लिए हम क्या करेंगे, R12 का क्या ले लेंगे, कैप। यहाँ पर स्क्वायर होता है ना, अरे यही तो होता है, F बराबर Q1 Q2 अपान R²। तो यहाँ पर R नहीं, हम R1 लिए, तो R1 का स्क्वायर है, और यहाँ R1 का कैप। तो एक चीज़ यार ध्यान दो, ये वाला जो टर्म है ये क्या है, परिमाण है, इसको हम काट पीट करेंगे तो कोई अंक आएगा, परिमाण है ये। और ये वाला क्या है, इसका दिशा है। ये किसकी पता चल गई, F12 के लिए। इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अगर हम F21 निकालें, F21 के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, हम इसको Q2 Q1 कर दें या Q1 Q2 करें, बात वही होगी, Q1 Q2 अपान, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, F21 है तो हम क्या लेंगे, R21 का स्क्वायर, और इनटू यहाँ पर ले लेंगे R21 का कैप। R21 का कैप का मतलब स्थिति सदिश तो पता चल रही है, इतनी दूरी स्थिति है, अभी ये किस दिशा में है, तो हमने इसका कैप ले लिया, ठीक है। चीजें दिखाई दे रही है ना, मैं यही देख रहा हूँ कि चीजें दिखाई दे रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों देखो, अब इसको हम बना लिए समीकरण नंबर 2। अब इसको हम एक बार बता देते हैं हल्का सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने पहले क्या लिया, एक Q1 से आवेश लिया, एक Q2 आवेश लिया। हमने O से मूल बिंदु से स्थिति सदिश दिखाने के लिए Q1 का R1 लिया, Q2 का हमने लिया R2। स्थिति सदिश का मतलब दूरी बताए, कितनी दूरी पर क्या स्थिति है इसकी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने ये किया कि Q1 के नाते Q2 पर और Q2 के नाते Q1 पर बल लगेगा। तो जो 2 पर बल लगेगा उसका हमने मान रखा, नाम रखा F2, किसके नाते, 1 के नाते, तो 1 भी जोड़ दिया हमने बाद में। हमने Q1 पर जो बल लग रहा है F1, लेकिन अब मैं बाद में लगा दिया 2 इस 2 के नाते, ठीक है। अब हम क्या करें कि इस F21 की स्थिति सदिश निकालेंगे, किसके सापेक्ष, इसे Q2 की स्थिति सदिश अगर निकालें Q1 के सापेक्ष, मतलब ये Q2 कहाँ है, ये Q1 का, तो इस Q2 की अगर हम स्थिति सदिश निकालेंगे Q1 के सापेक्ष, वो कितना आएगा, R21, इनके बीच की दूरी, और ये क्या हो जाएगा, R12। एक चीज देखो तो R1 R21 दोनों क्या है, R12 और R21 दोनों आपस में बराबर है, बस अंतर क्या है, दिशा का अंतर है। ये इस दिशा में है, नीचे वाला इस दिशा में, बस यही अंतर है। और दोनों का हमने फार्मूला लगा दिया। F12 जब हमने निकाला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, 12 है तो R12 का स्क्वायर और R12 का कैप। F21 है तो R21 का स्क्वायर, R21 का कैप, ये दोनों हैं, ठीक है। अब हम इसको जरा मिटा देते हैं। मिटाने के टाइम में मैंने बार बार कहा है कि मिटाने के टाइम में आप लोग सीधा और सीधा क्या कर दिया करो, स्किप कर दिया करो 10-10 सेकंड करके। ये दोनों, एक चीज़ ज़रा आप ध्यान दो, तो अगर हम इस R21 को R12 करना चाहें, एक चीज़ ध्यान दो, मैंने कहा है अभी आपको कि ये जो R1 है ऐसे हमने बनाया था, एक बनाया था R21 और एक हमने बनाया था R12। ये दोनों की
क्या बराबर है, इन दोनों का परिमाण बराबर है, दूरी क्या है, बराबर है, दूरी बराबर है, लेकिन दिशा क्या है दोनों का अलग, एक की दिशा इधर है तो एक की दिशा इधर है। तो हम ये कहें कि 4 मीटर का और 4 न्यूटन का बल एक लगा है, किसी मान लो किसी साइड में इधर लगा है, दूसरे का बल इधर लगा है, तो 4 न्यूटन दोनों का परिमाण तो एक ही है, लेकिन इनकी अलग अलग दिशा दिखाने के लिए एक को हम प्लस कर देंगे 4 न्यूटन, एक को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 4 न्यूटन दोनों को। तो देखो दोनों का स्थिति क्या है, बराबर है, एक की दिशा इधर, एक की दिशा इधर, तो हम लिख सकते हैं कि R12 बराबर तो होगा R21 के, ये दोनों बराबर तो है परिमाण में, लेकिन दोनों की दिशा क्या अलग अलग। तो मैंने कहा किसी एक की दिशा हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, तो क्या पता चल जाएगा कि दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है, लेकिन परिमाण क्या है, एक है। यानी कि अगर कहीं पर हम दिशा दिखाना चाहें तो दोनों की दिशा। अब एक चीज़ देखो कि जो हमारा कैप R1 कैप जो होगा वो R2 कैप के सीधा बराबर नहीं होगा, क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, हमेशा दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस R12 कैप की जगह R21 कैप लग सकते हैं, किसकी जगह पे, माइनस। मतलब ये देखो हमने ये यहाँ से निकाला है, R12 जहाँ लिखा है हम वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस R21 कैप लिख सकते हैं ना, या फिर जो R21 है वो हम वहाँ पर लिख सकते हैं माइनस R12 कैप। तो हम क्या करें, इन दोनों से मिला करके F12 में हम इसको बना लेते हैं, क्या करते हैं, समीकरण नंबर मान लीजिए बना लेते हैं 3 और लिख देते हैं कि समीकरण 3 से R12 कैप का मान क्या है, R12 कैप का मान कितना है, माइनस R21 कैप। समीकरण आप क्या करो, समीकरण किस में, R12 बराबर हमको क्या लिखना है, माइनस R21। तो ये कौन सा समीकरण है, 1 है, 1 R12 है, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे F, ये देखो F12 किसके बराबर हो जाएगा, F12 बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या, माइनस, तो ऐसे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, हमने R12 की जगह अब हमको क्या लिखना है, माइनस R21 कैप। से देखिए आप लोग, तो ये जो F12 है ये किसके बराबर हो जाएगा, F21 के, लेकिन क्या अंतर आएगा, जरा हम इसको एक और आगे बढ़ा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान, यहाँ पर क्या है देखो वही देख करके उतार देना है, R12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, R12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो माइनस है हम इसको पहले ला देंगे और सेम यही चीज़ है हम वहाँ पर उतार देंगे, R21 का क्या हो जाएगा कैप। समझ में आ रहा है ना, यानी जहाँ जहाँ R12 है वहाँ पर हम R21 लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ से हमको क्या पता चला। और एक चीज़ और भी देखो, ये जो 12 है हमने क्या बोला, R12 ये किसके बराबर है, R21 के, बस क्या बदलेगी हमारी दिशा, हम R12 को क्या लिख सकते हैं, R21। समझ में आई चीज़ें। अब जरा देखो, अब ये वाला और ये वाला टर्म, ये वाला और ये वाला टर्म देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 Q2 अपन R21 का स्क्वायर, Q1 Q2 अपन R21 का स्क्वायर, और R21 का कैप, R21 का कैप। यानी अगर इसको और इसको, ये F12 ये F21, देखो F12 बराबर हम लिखना चाहें F21 लिख तो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ज़रा ध्यान दो आप, F12 हमने हल किया है तो ये जो आया है, और F21 जो हमने किया तो ये जो आया, ये दोनों परिमाण में बराबर है, लेकिन बस अंतर क्या है, माइनस का, एक में क्या आ रहा है माइनस, तो किसी एक में आप क्या लगा दो, तो जो वेक्टर F1 वेक्टर F2 ये आ गया हमारा कूलाम का सदिश बल निरूपण। तो यही हो गया था हमारा, देखो जहां हमने बल के साथ में ये दिशा लगाया था वहीं सदिश निरूपण हो गया, किसका, बल का सदिश निरूपण वहीं पर हो गया जहां पर हमने बल के परिमाण के साथ में दिशा लगाया। लेकिन ये हमने एक निष्कर्ष निकाला कि जो दोनों बल आ रहे हैं ना वो आपस में बराबर तो है, लेकिन इनकी दिशा क्या है, अलग अलग। जरा ये अगर नियम देखा जाए तो ये क्या है हमारा, गति का तृतीय नियम है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या होता है कि अगर कोई बल हम लगाते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं तो उसका प्रतिक्रिया मिलता है, मतलब कोई बल हम लगाएंगे
तो जितना बल हम लगाएंगे जिस साइड में, उसका सेम उल्टा अपोजिट बल हमको भी लगेगा। मतलब ये F12 अगर हम बल लगा रहे हैं तो इसके ही बराबर F21 बल लग रहा है, लेकिन माइनस का क्या मतलब, उसकी उल्टा दिशा में। जैसे समझो इस बोर्ड को अगर हम दे रहे हैं, ऐसे बल दे रहे हैं, इसको अगर हम बल लगा रहे हैं, दबा रहे हैं, तो ये दीवार भी तो हमारे उंगलियों पर इस पर बल लगा रहे हैं। जितना तेज दबाएंगे उतनी ही तेज इस पर दाब महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, दाब के बल के नाते। तो जितना तेज हमने बल लगाया, दीवार ने भी उतनी तेज बल लगाया। मतलब ये गति का जो तृतीय नियम है ना, इससे प्रूफ हो जाता है। किससे? कूलाम के सदिश निरूपण से। कूलाम का जो बल है उसके सदिश निरूपण से। हमने शुरू से क्या देखा? हमने बस इसमें यही देखा कि दोनों बलों का हमने क्या किया, परिमाण लिखा और दोनों बलों की दिशा लिखी, और उसके बाद हमने क्या किया, दोनों बलों को बराबर किया। बस हमने ये देखा कि R12 को R21 के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की स्थिति सदिश समान है, बस क्या अंतर है, दिशा का अंतर है। तो हमने एक को प्लस कर दिया और एक को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम कूलाम के नियम के बारे में जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, उससे जो मुख्य जानकारियाँ हमको मिली है, 2-4 जानकारियाँ हम जो मुख्य हैं उनको हम देख लेते हैं कि जो कूलाम का नियम है उसके बारे में हमने क्या क्या जाना। कूलाम का नियम के सबसे पहले मुख्य बिंदु ये होता है कि जो कूलाम बल होता है ना, वो जो आवेश होते हैं वो बिंदु आवेश होने चाहिए। बिंदु आवेश का मतलब बहुत कम, बहुत छोटा, ठीक है, बहुत हल्का मात्रा में, और इनके बीच की जो दूरी हो वो लगभग नगण्य हो। नगण्य का मतलब इनके बीच की जो दूरी हो बहुत कम हो। बहुत कम का यह मतलब, जैसे ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड H पर क्या होता है, प्लस आयन होता है, और Cl पर क्या होता है, माइनस होता है ना। तो ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, नगण्य होती है। आंखों से थोड़ी नहीं देख पाएंगे हम, ठीक है, लेकिन इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो वहीं पर लागू होता है। ये जो कूलाम का नियम कहाँ लागू होगा, जहाँ दोनों आवेशों के बीच की दूरी लगभग नगण्य, मतलब ऐसे लगभग चिपके हों, ठीक है। देखने में तो दिखेंगे नहीं ना, H और Cl के हमको परमाणु थोड़े ना दिखेंगे, तो इनके बीच की दूरी लगभग क्या होती है, नगण्य होती है। और ये जो आवेश होते हैं बिंदु आवेश होते हैं, यानी बड़े साइज में नहीं होंगे, ठीक है। जो दूसरा होंगे, एक चीज़ और भी हो, एक चीज़ में जाना है इसको, कि ये स्थिर होने चाहिए। जो दोनों आवेश हैं, दोनों आवेश Q1 और Q2, या तो दोनों स्थिर हो या कोई एक स्थिर हो। अगर दोनों स्थिर हो तभी लागू होगा, लेकिन अगर दोनों गति में हो, दोनों स्थिर हो, तब तो लागू होगा ये। लेकिन अगर दोनों क्या हो, गति में हो, तब ये लागू नहीं होगा। लेकिन अगर एक स्थिर हो तो भी क्या होगा, ये लागू होगा। एक मान लो स्थिर है, एक गति में है, तो भी ये लागू होता है यहाँ पर नियम। लेकिन अगर दोनों जो है स्थिर हो तो भी लागू होगा, लेकिन दोनों अगर गति में है तो लागू नहीं होगा। वैसे भी कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम है, स्थिर विद्युत बल। यहाँ पर आवेश क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। और चैप्टर ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहाँ पे स्थिर आवेश का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। और जो हमारा अगला है, यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। अच्छा, ये व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है? व्युत्क्रम वर्ग का मतलब हम जो फार्मूला पढ़ रहे हैं, F बराबर K, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन R²। तो जरा देखो तो F और R एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। ये ऊपर है, ये क्या है, नीचे है। और ये व्युत्क्रम है, उल्टा है और वर्ग है। ध्यान दो, R का वर्ग और क्या है, व्युत्क्रम है। ये जो F है, इस व्युत्क्रम का और वर्ग का नियम का पालन करता है, ठीक है। मतलब कहीं पर भी इनका उल्टा, व्युत्क्रम भी है और क्या है, वर्ग है, तो ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करता है, पालन करता है। और जो थर्ड हमारा है, ये जो हमने अभी देखा था जस्ट पहले, कि जो गति का तृतीय नियम होता है, मतलब कि अगर हम कोई बल लगाएंगे, एक्शन देंगे तो उसका रिएक्शन मिलेगा। कोई बल हम जितने न्यूटन का लगाएंगे, सेम हमारे ऊपर वो भी उतना ही बल लगाएगा। हम किसी को 5 न्यूटन के बल से धक्का देंगे तो वो भी हमारे ऊपर 5 न्यूटन के बल से धक्का देगा, ठीक है। इस दीवार पर हम बल लगाएंगे 10 न्यूटन दबा करके, तो ये दीवार भी हम पर 10 न्यूटन का बल लगाएगी, सेम परिमाण में। अंतर क्या होगा, दिशा की आप दीवार को इधर धक्का दोगे और दीवार आपको इधर धक्का दे रही है, यही अंतर होता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा स्थिर विद्युत बल होता है, यानी जो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल होता है, ये गुरुत्वाकर्षण से 10 की घात 40 गुना, 10 की घात 40 का मतलब समझो बहुत ज़्यादा होता है,
10 की घात 40 का मतलब 1 लिखो, उसके बाद 40 शून्य लिख दो आप, तो 10 की घात 40 गुना ज़्यादा होता है स्थिर विद्युत बल किसके हिसाब से, गुरुत्वाकर्षण से। अब इसको हम समझ लेते हैं जरा। मान लीजिए आप इसको रगड़ करके क्या कर रहे हो आप, समझो, ये जो मान लीजिए ये अर्थ है, ये बोर्ड है ना, ये मान लो पृथ्वी है, जमीन है, इस पर हमने छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखे हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखे हैं। अब हमने इसको रगड़ा, ठीक है, रगड़ा और रगड़ के पास में ले गए, कागज के टुकड़ों को इसने खींच लिया। अब एक चीज देखो यहाँ पर कितने बल काम कर रहे हैं। पहले तो ये कि कोई भी चीज अगर आप इस कागज को रखे हो ना किस पर, इससे जमीन पर, ये जमीन है, यहाँ रखे हो अगर आप, तो अगर यहाँ पर आप ले जा रहे हो और ये इसको कागज को खींच ले रहा है ये, तो ये समझो कि ये जो पृथ्वी है ये कागज पर कौन सा बल लगाई हुई है, गुरुत्वाकर्षण बल से खींची है। हमेशा सभी चीज़ों को पृथ्वी अपनी ओर खींची जाती है गुरुत्वाकर्षण बल से, तो ये खींचा हुआ है, उसने अपने में चिपकाया हुआ है, तभी तो वो उस पर की है। और उसके बाद ये जब जा रहा है तो इसका ऐसा हम कर रहे हैं ना, दूर से उसको खींच ले रहा है अपने पास, तो जाहिर सी बात है ना कि एक तो ऑलरेडी खींचे हुए है पृथ्वी उसको गुरुत्वाकर्षण से, फिर भी ये इतना मजबूत है, इस पर हम जो बल रगड़ करके ले जा रहे हैं, रगड़ने के बाद इतना मजबूत है कि उस कागज को उसके गुरुत्वाकर्षण के उल्टा खींच ले रहा है अपने पास, तो जाहिर सी बात है ये मजबूत है। जैसे हम ये कहें ये जो बल है ये मान लो पृथ्वी के साथ बंधा हुआ है, और ये कोई, ये मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण जी है, ये गुरुत्वाकर्षण जी हैं, और ये जो है वैद्युत बल जी हैं, स्थिर वैद्युत बल जी हैं, कूलाम के नियम वाले, ठीक है, तो ये वैद्युत बल है। तो ये जैसे इस पेन के साथ में जाएगा, इसके साथ ये पकड़े हुए हैं इसको गुरुत्वाकर्षण जमीन पे, फिर भी ये क्या कर रहा है, खींच ले रहा है इसको, इससे कोई मतलब ही नहीं है इसको कि भाई तुम गुरुत्वाकर्षण लगे ना लगे हमको कोई, हम तो खींचेंगे, ये खींच ले रहा है उसको, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, इससे बहुत ज़्यादा बलवान है। और कितना ज़्यादा गुना है, 10 की घात 40, 10 की घात 40 का मतलब आप अनुमान नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा, ठीक है, हम अरबों खरबों नहीं बोल सकते, और भी बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं इसको, इतना गुना मजबूत हो जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है एक चीज़ की, मतलब अच्छा लगता है कि ज़रा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना ये, कि 10 की घात 40 गुना का मतलब आप 10 लिखो फिर 40 शून्य लिखो एक के बाद, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और अगर कोई पूछे कि स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कौन ज़्यादा मजबूत होता है, तो कौन ज़्यादा मजबूत होगा, स्थिर विद्युत बल। अब जो है ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अब जो अगला है कि अगर कोई आवेश कई आवेशों के बीच में, यानी कई आवेश हैं, तो किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल है उसका हम फार्मूला डिराइव करेंगे। और चीज़ें अगर मैंने बार बार कहता हूँ कि चीज़ें समझ में नहीं आती है कुछ भी, तो आप उसको बोलो। और मेरा टेलीग्राम चैनल है चंदन शर्मा 70, मेरा यूट्यूब चैनल का तो नाम ही है चंदन शर्मा 70, और मेरा भी नाम चंदन शर्मा है, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और ज़रूरी बच्चों को नीड करो, शेयर करो, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ो, वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। धन्यवाद।